तो जो क्लासरूम जब हम सेट करें तो उसके विंडोज़ और इसके जो रीडिंग मटेरियल हैं, अगर लाइब्रेरी बनाना चाहें, कोई स्पेस क्रिएट करना चाहें, तो वो ऐसी चीज़ों और ऐसी जगह पे करें जो इंटरप्ट ना करें। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ये सारी चीज़ें आपके क्लासरूम को इंटरप्ट करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं। जो भी लोकेशंस हम सेट करते हैं, अगर आप विंडो हैं तो विंडो को ऐसी चीज़ों ऐसे तरीके से सेट करें ताकि वो आपकी टीचिंग को, आपकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। तो ये सारा फिजिकल अरेंजमेंट में आ जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर CRQs हैं कि व्हाट इज meant by physical arrangement in a classroom and why it is important for effective teaching and learning। और उसके बाद हाउ डज क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, शायद ये हम डिस्कस कर। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप। फिजिकल अरेंजमेंट में हमने बात की डिफरेंट चीज़ों की। पहले तो आई कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद रूम डिवाइडर्स जो क्लासरूम में होते हैं, और उसके बाद इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड मतलब जो आपकी टीचिंग में चीज़ें आप एड कर रहे हैं। आप अगर आप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें बच्चों को विजिबल हों। ठीक है। इस टीचर अच्छे तरीके से क्लासरूम में अपना जो ना वो राउंड लगा सके, बच्चों को देख सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद स्टूडेंट्स को स्पेस होना चाहिए, ग्रुप वर्क का, टीम वर्क का। स्टूडेंट्स को एक्सेस होनी चाहिए मटेरियल की। क्लासरूम में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। विंडो और डोर की सेटिंग अच्छी तरीके से हो, या क्लासरूम में कोई भी हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, लाइब्रेरी का स्पेस, रीडिंग का स्पेस, स्टोरी का स्पेस, या कोई भी ऐसा स्पेस हो, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। अ, इसके बाद आपके पास CRQ हैं कि फिजिकल अरेंजमेंट क्या है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए। एनीवन, अगर आप इसका जवाब दे सकें तो। कैन आई सर? जी जी। जी सर, ऑब्वियसली फिजिकल अरेंजमेंट इसलिए नीडेड है बिकॉज फिजिकल क्लास है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको इतना अट्रैक्टिव जगह को बनाना चाहिए कि बच्चे का वहाँ मतलब बैठने के साथ ही जो है ना वो दिल करे पढ़ने के लिए। जैसे आजकल होता है काफी प्राइवेट स्कूल्स में वो सॉफ्ट बोर्ड वाला सिस्टम, कि लाइक आप हम्म जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो आपने अकॉर्डिंग टू द टॉपिक अपने जो है ना वो सॉफ्ट बोर्ड पर पेस्टेड भी करने हैं, कि लाइक स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि मतलब जहां भी वो देखे उसको स्टडी मटेरियल ही नजर आए। कोई एक्स्ट्रा जैसे आजकल होता है वो ऐसी चीजें ना हो जो उनको और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करे। और उसके अलावा जैसे अभी वो रिसेंटली सरदार शाह का भी चल रहा है कि हम्म। जहां बच्चा हैप्पी हो, लाइक अगर वो जंगल में भी हैप्पी है, वेल एंड गुड। क्योंकि आपने बच्चे के अकॉर्डिंग टू वो करना है ना, बच्चे को आप लर्न करवा रहे हो। तो फिजिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ बच्चा जो है ना कंफर्ट फील करे, जहाँ बच्चा इंजॉय फील करे, और जहाँ जो है वो बच्चा अच्छे से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सके। तो दैट्स व्हाई फिजिकल अरेंजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन टीचिंग, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली। ठीक, बहुत सुनिए। एनीवन एल्स। जी सर। सर बाकी स्ट्रेटजीज और टीचिंग मेथोडोलॉजी वो तो सब बात की चीज़ है। हम्म सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज दैट जब आप क्लास में एंटर होते हो आफ्टर द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद फिजिकल अरेंजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बच्चा इंटरप्ट भी ना हो, विंडोज इस तरह ऐसी जगह, क्योंकि आपने मोस्टली देखा है कि बच्चे विंडोज से बाहर उनकी जो है वो कंसंट्रेशन होती है और फिर हम्म बाहर की चीज़ें ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और समटाइम्स ऐसे चार्ट से जैसे जो भी लर्निंग की जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी इस तरह होनी चाहिए। अगर वो कुछ मखसूस ग्रुप को नजर आ रहा है, अदर स्टूडेंट को विजिबल नहीं है, तो बच्चों की इंटरेक्शन उससे भी जो है फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सिटिंग अरेंजमेंट ऑब्वियसली समटाइम किसी बच्चे को आई साइट का मसला होता है, किसी बच्चे को हेयरिंग का मसला होता है, तो इन चीजों से भी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो फिजिकल अरेंजमेंट अगर हमने अच्छे तरीके से उनको प्रोवाइड कर दिया, हमारा एक पॉइंट तो हो गया। बाकी द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमने लर्निंग कैसे इफेक्टिव करनी है, वो हमने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी है, वो बात की चीज है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि
फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम वो एक प्रॉपर होना चाहिए, कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू कह सके बच्चों को हमने 100% अपना दिया है, कि बोर्ड भी विजिबल है, टीचर भी राउंड लगा रहा है, टीचर की कंसंट्रेशन भी है, आई कांटेक्ट भी है। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं आ रहा, टीचर के आई कांटेक्ट से ही पता चल जाता है, टीचर को भी हम्म। पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है अपनी नजरें चुरा रहा है, उसको नहीं आ रहा। तो ये चीजें हमारी अगर 100% क्लियर हैं, तो बात की बात है कि लर्निंग किस तरह इफेक्टिव करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजीज है, वो फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कौन से स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कौन से गॉड गिफ्टेड है, या कौन से डिस्ट्रप्टिव बच्चे भी हैं, कि उनको कैसे क्लास में बिजी रखा जाए। जी डेफिनेटली, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। सारी चीज़ों को हम बाद में देखते हैं। पहले फिजिकल अरेंजमेंट क्लासरूम की अच्छी होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके ओवरऑल टीचिंग और लर्निंग में। सो एनीवन एल्स अगर इसी सी आर जी क्यू के सर। ऊपर। जी जी उस्मान। जी जी सर। फिजिकल अरेंजमेंट, तो इससे सीआरक्यू का जो मेन जो मकसद कह लें कि जो फिजिकल अरेंजमेंट ही है। तो फिजिकल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि क्लासरूम के अंदर का जो फर्नीचर होता है, जैसे आप पीछे बता चुके हैं हमें कि जिस तरह की शेप होती है क्लास की, जैसे डेस्क आपकी किस तरह पड़ी है, चेयर्स कैसे हैं, बोर्ड कैसा है, जो टीचर का टेबल है वो किस तरह पड़ा हुआ है, जो आपका लर्निंग मटेरियल है और स्टूडेंट की जो सिटिंग पोजीशंस है, इनका प्रॉपर एक सेटअप हो, और ऑर्गेनाइजेशन उनकी ऐसी हो कि आप क्लास में जैसे इंटर हो, जो आपका फर्स्ट लुक है ना वही, जैसे आपने पहले बताया, आप क्लास में जाएंगे आपको फर्स्ट इंप्रेशन ही क्लास को चल जाता है, बता भी ये क्लास कैसी होने वाली है। और ये अरेंजमेंट सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लर्निंग इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल बनाता है और इंटरेक्टिव भी बनाता है, और क्लास अच्छी तरह से अरेंज होनी चाहिए। ये मतलब फिजिकल जो अरेंजमेंट वो ऐसी हम्म। है। जी जी डेफिनेटली उस्मान, आपने बहुत सही कहा। अगर कोई और बोलना चाहे तो ठीक है, यहाँ ना कि तो हम कंपोनेंट्स पे जाते हैं क्लासरूम के। और भी कौन से कंपोनेंट्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के? सर मैं बोलना चाहता हूँ। तो जी बोलें। सर यहाँ पर वाई व्हाट इज मीन बाय फिजिकल अरेंजमेंट इन क्लासरूम। तो सबसे पहले इसमें तो मैं एड्रेस करूंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट, एंड देन फिर उसके बाद व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम। सर सबसे पहले तो अरेंजमेंट जो है क्लासरूम की, वो इतनी कंड्यूसिव और इतनी एरी होनी चाहिए कि बच्चे के लिए लर्निंग प्रोसेस में उसको अच्छे से हेल्प कर सके, जिसमें बच्चा इफेक्टिवली टीचर को सुन सके और वो फिजिकली कंफर्टेबल बैठा हुआ हो, कि वो बराबर वाले स्टूडेंट से भी डिस्टर्ब ना हो। दूसरा पॉइंट ये कि क्लासरूम मैनेजमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं। क्लासरूम में फिजिकल अपीयरेंस जो बच्चे की जो क्लासरूम में हो वो किस तरीके से हो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के यू शेप बनाना है या फिर उसको एम शेप में लेकर जाना है, तो फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक, अकॉर्डिंग टू दी लर्निंग प्रोसेस। जी जी सिकंदर। दैट्स ऑल सर। जबरदस्त, आपने बहुत हाँ, अच्छी। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी जी उस्मान। जो सर सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है, जैसे अब यू शेप कह लें कि उसमें एक टीचर को, जो बच्चे हैं ना वो टीचर को सही से सुन भी सकते हैं और बोर्ड को भी सही से देख सकते हैं और टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, और सेम इस तरह टीचर भी इसी शेप में बच्चों से सही से इंटरेक्ट कर पाता है। लेकिन हम्म। सर जो हमारा बिल ट्रेडिशनल मेथड जो रोज वाला होता है, उसमें सर मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके लेक्चर मेथड के लिए। आप उनको सही तरह से सुना सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। बाकी उसमें या ग्रुपिंग वगैरह जो आपने पीछे बता चुके, इसलिए इसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ वो हर जो डिज़ाइन होती है वो जाहिर सी बात है, इसके कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होती हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें हाँ। फिर अगर हम बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस जो है उसकी जो अरेंजमेंट है, अगर हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं कि हमारी जैसा दिल चाह रहा है, तो उसमें फिर बच्चों का इंटरेस्ट भी एक जो है एक्साइट होता है, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा उसमें चेंज भी आता है, तो उससे फिर उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाता है। फिर वो एक इन्वायरमेंटली दे फील हैप्पी कि हम आज एक न्यू चीज सीखेंगे, और वो उनका बिल्कुल ही एक उनको स्टडी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती। ये भी एक फैक्टर आ रहा है। बिल्कुल सिकंदर, आपने बहुत अच्छी बात की।
मगर ये चीज़ें अगर आप फ्रीक्वेंट करेंगे ना, बच्चों को बार बार सीटिंग अरेंजमेंट उसकी चेंज करवाएंगे तो वो खुद ब खुद बोर हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी मतलब हमने जहन में रखनी है ना कि बच्चा बोर ना हो, वो लर्निंग में उसी रिदम के साथ हमारे साथ साथ चले ताकि उसकी लर्निंग मैक्सिमम हो। तो बच्चे को भी बोर नहीं करना, और हमने ऐसा कोई ट्रेंड भी स्टार्ट नहीं करना कि बच्चा खुद समझ जाए कि वो आ गया टीचर चेंज करवाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एंड सेम। सर वन थिंग आप जैसे सर ने बताया कि लाइक आप डेली बेस पर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो है ना वो अपनी फिजिकल अरेंजमेंट चेंज करें। तो ये टाइम टेकिंग भी है ना, लाइक आपका 40 मिनट्स की क्लास है। अब आपको पता है बच्चे हैं, आप खुद तो नहीं करोगे, तो बच्चों को कहेंगे भाई चेयर्स लेकर आए, ऐसे सेटिंग करनी है, तो उसमें इतनी क्लास मैसिव हो जाती है। तो आपका उल्टा जो है ना वो बर्डन बढ़ जाता है, क्लास अट्रैक्टिव की जगह पे और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। जी जी। ये फिजिकल सेटअप, अगर आपने एक्टिविटी करवानी है, कोई चीज़ करवानी है, तो पहले से आपके पास अच्छे तरीके से उसका प्लानिंग हो, डिज़ाइन हो उसका, कि आपने कैसे करवानी है, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए एज अ टीचर। तो आगे सर आगे चलते हैं। जी जी। सर सर एक क्वेश्चन है। ये सब चीजें अगर हम कर ले, फिजिकल अरेंजमेंट भी हो, टीचर भी हर तरीके से वेल प्लान्ड हो, लेकिन कुछ हमने ये नोट किया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ हमें पढ़नी ही नहीं है, हम ये चीज़ सीखेंगे ही नहीं। हम्म। तो हम उनको कैसे मोटिवेट करें, मतलब कि उस चीज़ की तरफ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एनी कोई आप में से कोई एड्रेस करे इसको तो बहुत अच्छी बात है, यही तुम्हें बता देता। चले टीचर जो है ना, वो एक बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। तो हम्म। टीचर ऐसे बच्चे कभी बोर नहीं हो सकते। अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, ये तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में दिखता है तो आप उसको लीडर बना दें क्लास का। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है जो नहीं पढ़ना चाहता, उसको मैं कहता हूँ भाई आप क्लास के सीआर हो। तो वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और फिर वो थोड़ा बहुत काम करना शुरू हो जाता है। तो बच्चे आपसे कभी बोर नहीं होंगे अगर आपका जो टीचिंग मेथड होगा, एक्टिव होगा, तो आप इजीली पढ़ा सकेंगे। जी जी उस्मान, बहुत अच्छा। तो ये फिजिकल सेटअप की हम बात कर रहे हैं अलीगुल। तो अभी फिजिकल के बाद हम सोशल और उसका थोड़ा बहुत जो साइकोलॉजिकल इमोशनल ये सारी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चा अपने माइंड में एक और भी इन्वायरमेंट रखता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मगर आप एक क्लास में एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी चीज़ें पसंद करता है, कौन सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा फील करता है, किसके साथ नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग होनी चाहिए, और उसको पर्सनलाइज इंडिविजुअलाइज गाइडेंस और काउंसलिंग के साथ साथ उसकी लर्निंग को हम एनहांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिकल अरेंजमेंट और फिजिकल सेटिंग सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें हैं। क्योंकि ये मल्टी फेसेटेड मल्टी डायमेंशनल चीज़ है ना क्लासरूम मैनेजमेंट। यहाँ पे पहली चीज फिजिकल है, इसलिए हम फिजिकल को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। जी सर। हाँ, तो हम आगे चलते हैं कि और कौन से कंपोनेंट्स है क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ, जो चीज़ें हम मतलब जहन में रखें। तो पहली चीज़ है क्लासरूम डिज़ाइन। ठीक है। हम स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं कि क्लासरूम प्रॉपर तरीके के साथ डिज़ाइन हो, हर चीज़ की पोजीशनिंग अच्छे तरीके से हो। जैसे उस्मान भी बात कर रहा था कि टेबल कहाँ पे पड़ी है, डेस्क कहाँ पे पड़ी है, चेयर कहाँ पे पड़ी है, कोई हम चार्ट लगा रहे हैं तो वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और जो सारी चीज़ें हैं एप्रेटिस जो हैं वो कैसे क्लासरूम को अच्छा तरीके से अच्छा एक इफेक्टिव क्लासरूम बनाती हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत लाजमी है, असेंशियल है किसी भी क्लासरूम को इफेक्टिव क्लासरूम बनाने में। उसके बाद रूल्स ऑफ द क्लासरूम एंड डिसिप्लिन। एक टीचर को, एक मैनेजर को, एक टीचर एज ए मैनेजर को अच्छे तरीके के साथ पता होना चाहिए कि क्लासरूम के क्या रूल्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ वो बच्चों को भी बताएं, स्टूडेंट्स को भी बताएं कि ये क्लासरूम के रूल्स हैं। अगर कोई रूल्स, ये कोई भी बच्चा कोई किसी भी रूल को वायलेट करेगा तो उसको डिसिप्लिन डिसिप्लिन के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। ठीक है। एक तरीके के साथ लिख कर और सामने स्टूडेंट्स के पेश कर दें, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि कौन से क्लासरूम के रूल्स हैं, रेगुलेशंस कौन सी है, डिसिप्लिन में कौन सी चीज़ें आती हैं। एक क्लियर डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स को कि वो क्या करें और क्या ना करें।
उसके बाद शेड्यूलिंग ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम का जो आर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए शेड्यूल भी लाजमी होना चाहिए। क्लास में जो वर्क हो, पीरियड्स हो, आपका टीचर्स का आना जाना हो, वो टाइम पर हो। अगर टाइम पर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें मैस क्रिएट हो जाएगा, बच्चे इधर उधर भागना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये रेगुलर जो टाइमिंग है बच्चों में अंदर एक उसके इसमें अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। उसको पता होता है कि टीचर आने वाला है और आ जाएगा, और अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये एक एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है क्लासरूम में। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है टीचर की, वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, और बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर टीचर एक्सपर्ट नहीं है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स में या अपनी टीचिंग में, तो वो खुद ब खुद अच्छे तरीके के साथ क्लासरूम को मैनेज नहीं कर पाएगा, और बच्चे फिर बोलना स्टार्ट कर देंगे, टीचर को नहीं सुनेंगे, टीचर जो बात करेगा अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और टीचर पर फोकस नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एक टीचर की एक इफेक्टिव होनी चाहिए, एक्सपर्ट की तरह होनी चाहिए, ताकि वो क्लास को और लर्निंग को आगे मूव कर पाए। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ द टीचर। कम्युनिकेशन इंतहाई लाजमी है। अगर किसी भी टीचर एज ए मैनेजर की कम्युनिकेशन लैक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर कम्युनिकेशन लैकिंग हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक असेंशियल है टीचर को, कि टीचर की कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कांस्टेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों के साथ, न सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि वो उसी एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कलीग के साथ, और बच्चों के पेरेंट्स के साथ एक अच्छे तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और ये डायरेक्टली आपके इम्पेक्ट करती है क्लासरूम मैनेजमेंट को। और उसके बाद क्लासरूम रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। क्लास में और क्लास में इवन क्लास में जो क्लास आपकी एक सोसाइटी है, ठीक है, उसको सही तरीके से रन करवाने के लिए आपके एक रूल्स होने चाहिए कि अगर कोई बच्चा बुलिंग करेगा, किसी को तंग करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा, तो उसको ये सज़ा मिलेगी। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये सारी चीज़ें बच्चों के जहन में होनी चाहिए कि क्लासरूम में रूल्स क्या हैं, उसकी सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बच्चे का डिजायरेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए, अनडिजायरेबल बिहेवियर कौन सा है, और जो नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के जहन में होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, सोशल एक्सपेक्टेशंस उसकी होनी चाहिए, कि अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे एक्शंस के। उसके साथ साथ इंकरेजमेंट या प्रेज। अगर कोई बच्चा सही तरीके के साथ क्लास को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है टीचर की, या कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करें। कोई लर्निंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी मोटिवेट करें, ताकि वो दूसरे बच्चे इसमें से लर्न करें। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसको टाइम पर सजा भी दें, जो रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं उसको सबके सामने सजा दें, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एक ये इंकरेजमेंट या प्रेज पैदा हो, ताकि वो ऐसी चीज़ों से दूर हो जाएं, और अच्छी चीज़ों के साथ वो खुद को इंडल्ज करें, ताकि वो अच्छा प्रेज और रिवार्ड हासिल कर सकें। और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी। ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, प्रेज की, रिवार्ड की, टाइम मैनेजमेंट की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ये कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। ऐसे ना कोई एक दिन आप एक अच्छे मैनेजर बन जाएं, दूसरे दिन आप बुरे मैनेजर बन जाएं, तो ये नहीं। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, तो ऑटोमेटिकली यू विल सफ़र एज अ टीचर, और आप क्लास को मैनेज नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो आपके एक्शंस हैं, या आपका जो डिसिप्लिन, टाइम पे आना जाना, स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना, प्रेज करना, रिवार्ड करना, उसमें कंसिस्टेंसी लाजमी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्लासरूम में एज ए फिजिकल सेटअप में एज ए कंपोनेंट आ सकती हैं। ठीक है, तो उसके साथ हमने लास्ट में कंपोनेंट के बारे में एक क्वेश्चन रखा है कि इन व्हाट वे कैन अ टीचर्स कम्युनिकेशन स्टाइल इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम। कि कैसे टीचर की कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करती है, इम्पेक्ट करती है फिजियोलॉजिकल, जो भी हमारी फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट है क्लासरूम का। अगर क्लासरूम में टीचर कम्युनिकेशन लैग कर रहा है तो कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, सिंपली आप ये बता दें।
सर ऑब्वियसली टीचर जो है वो जितना पॉजिटिव वे में, और टीचर जो है वो जितना लाइक कम्युनिकेशन स्टाइल, फॉर एग्जांपल अपना वो जैसे सर ने कहा ना कि रोल मॉडल, आप रोल मॉडल ऐसे नहीं होते हो कि लाइक आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी कम्युनिकेशन ही बच्चों पर जा रही है ना। आप बच्चे आपका लाइफस्टाइल नहीं चेक करे, बच्चे आपका जो है वो बैकग्राउंड भी नहीं चेक करे टीचर का, बच्चे जस्ट एंड जस्ट आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेक कर रहे हैं कि हाउ यू आर स्पीकिंग। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो ऐसा रखें कि लाइक बच्चों की जो है वो मोरल डेवलपमेंट हो, कि वो आपसे इंस्पायर हो और आपको जो है ना वो अडॉप्ट करें। और साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली, अगर आपने गुस्से में भी जो बच्चों को कुछ भी ऐसे वर्ड्स कह दिए जो है हाइपर होकर, तो बच्चों की साइकोलॉजिकल जो है ना बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज वो अभी टीनेजर्स होते हैं, उनकी ग्रोइंग एज होती है। तो आपको एज अ टीचर जो है ना वो अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल रखना चाहिए जो कि बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए, उसके अलावा उनकी मोरल डेवलपमेंट अच्छी करें, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सर थैंक यू। तो साइकोलॉजिकल था ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लिखना था। ठीक है, आप साइकोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट पर ही बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया। थैंक यू फॉर करेक्शन। एनीवन एल्स, अगर आप इस पे बात करना चाहें तो, वरना हम क्लास को एंड करेंगे और इसके साथ हम मजीद। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी जी। जैसे हमने अभी सारे जितने भी रूल्स पढ़े ना, उस पे मोस्टली ये था कि जो है ना मतलब हाई क्लासेस के लिए, कि लाइक हाई क्लासेस में ऐसा होना चाहिए, लेक्चर मेथड पे ज्यादा फोकस था एंड ऑल दैट। लेकिन हम जैसे अभी प्राइमरी सेक्शन में है, तो वहां पर आपको पता है कि ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, बोर्ड का जो है वो कम से कम यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा जो है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव होगा एज अ प्री लेवल स्कूल? हम्म, जो आपके मतलब इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसको आप देखें। अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ानी है तो आप सर्किल को देखें। अगर आपने लेक्चर देना है तो आपने रोज को देखें। अगर आप ऐसी कोई चीज़ डिस्कस करवानी है तो आप यूशेप को देखें। तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन, टीचिंग इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग स्टाइल है, वो डायरेक्टली आपकी क्लासरूम जो सेटअप है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो कभी आप बैठकर भी आप कोई स्टोरी सुना सकती हैं बच्चों को। तो जैसे किसी ने कहा था कि आप डिफरेंट ये सारी एक साथ ले सकते हैं चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, आप उसको अडाप्ट कर सकती हैं। किसी भी मैं एक चीज़ को जो ना वो अच्छा या बुरा नहीं कह सकता ना, यू नो what। आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करें।